गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है अल्फा। अल्प का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। और विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है ठहरना। ठहरना या रुकना। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। परिभाषा क्या हो जाती है? परिभाषा हो जाती है वाक्य में जब, परिभाषा है, आप इसको लिखिए, वाक्य में जब, वाक्य में जब एक ही प्रकार की, जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं, प्रकार की संज्ञाएं, जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आई हो, आई हो और उनके बीच, और उनके बीच, और उनके बीच, और उनके बीच संयोजक अव्यव और लगा हो, संयोजक अव्यव, संयोजक अव्यव और लगा हो, और लगा हो, या लगने की उम्मीद हो, या लगने की उम्मीद, उम्मीद हो। परिभाषा थोड़ी बड़ी हो गई, बट आप इसको समझना है कि वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आई हो और उनके बीच क्या है, अव्यव यानी कि और लगने की संभावना हो या लगने की उम्मीद हो। जैसे आगे इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे वाक्य के उपवाक्य को अलग करने में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हवा चली, हवा चली, अल्पविराम, पानी बरसा और ओले गिरे। हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे। आगे देखेंगे उद्धरण चिन्ह के पूर्व भी, उद्धरण चिन्ह के पूर्व भी उसने कहा, अल्पविराम, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो उद्धरण चिन्ह है, उससे पूर्व भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। समय सूचक शब्दों को अलग करने में, समय सूचक जो शब्द हैं उनको अलग करने में भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। कल गुरुवार है, अल्पविराम, दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होगी। इसके बाद है कभी कभी संबोधन के बाद इसका प्रयोग किया जाता है, संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। राधे, तुम आज भी विद्यालय नहीं गई। इसके बाद पत्र में अभिवादन या समापन के साथ, पत्र में अभिवादन या समापन के साथ, पूजनीय पिताजी, पूजनीय अल्पविराम पिताजी या भवदीय। आगे देखेंगे अगला विराम चिन्ह है अर्धविराम। अर्धविराम, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? जब हमें, जब हमें एक वाक्य या वाक्यांश, एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे, दूसरे वाक्य या, वाक्य या वाक्यांश के साथ, वाक्य या वाक्यांश के साथ, वाक्यांश के साथ संबंध बताना होता है, संबंध बताना होता है, बताना होता है। तो अर्धविराम की जो परिभाषा है वह है जब हमें एक वाक्य या वाक्यांश का दूसरे वाक्य या वाक्यांश के साथ संबंध बताना होता है, वहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्योदय, सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हो गया, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चला गया। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है?
जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे देखेंगे। अगला विराम चिन्ह है हमारा पूर्ण विराम। अगला विराम चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम। इसकी परिभाषा क्या है? देखेंगे। पूर्ण विराम की परिभाषा है वाक्य को समाप्त करने के लिए। परिभाषा है वाक्य को वाक्य को समाप्त वाक्य को समाप्त करने के लिए वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? पूर्ण विराम। जैसे कि उदाहरण देखेंगे इसके। उदाहरण है, पहला उदाहरण है जैक्सन पढ़ेगा किंतु जूली खाना बनाएगी। किंतु जूली खाना बनाएगी। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल है, उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है। इसके बाद देखेंगे श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। ये आप इम्पोर्टेंट डाल लीजिए क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20। कितनी हो जाती है? 20। कामता प्रसाद गुरु। नेक्स्ट नेक्स्ट विराम चिन्ह है हमारा अपूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? किसी कथन को अलग दिखाने के लिए किसी कथन को अलग दिखाने के लिए हम अपूर्ण विराम या उपविराम का प्रयोग करते हैं। अपूर्ण विराम को हम उपविराम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपविराम। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे विज्ञान वरदान और अभिशाप। जैसे विज्ञान वरदान और अभिशाप। नेक्स्ट आगे देखेंगे प्रश्न सूचक शब्द। क्या है? प्रश्न सूचक शब्द। जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो। जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो वहां प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या हो जाते हैं कि तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? दूसरा, उसकी पुस्तक किसने ली? उसकी पुस्तक किसने ली? राम घर पर आया या नहीं? राम घर पर आया या? ये क्या है? सभी प्रश्न सूचक शब्दों के उदाहरण हो जाते हैं। आगे देखेंगे। आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। आगे है विस्मयादिबोधक चिन्ह। यहाँ पर देखेंगे हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों के जो सूचक शब्दों का प्रयोग है यदि किया जाता है तो वहां क्या होता है? विस्मयादिबोधक शब्द होता है। विस्मयादिबोधक शब्द होता है। कौन कौन से शब्द है? हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भाववाचक शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है। वहां पर विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। क्लियर यहाँ तक? इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं? दूसरा, अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। तो यहाँ पर क्या किया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, यानी कि जब कोई भी कथन को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं वहां पर हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोई कथन है, यदि हमने उसको ज्यों का त्यों लिख दिया है तो वहां पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण में हम देखेंगे कि एक हरा उद्धरण और दोहरा। जैसे जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक लिखना हो। यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी कवि का उपनाम है, पुस्तक का नाम है, पत्र या पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक। यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो तो हम वहां पर क्या कहते हैं? एक हरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रामधारी सिंह
दिनकर, ओज के कवि हैं। दूसरा है हमारा रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। क्लियर? अब आगे देखेंगे हम दोहरा उद्धरण। दोहरा उद्धरण में क्या होता है? वाक्यांश को वाक्यांश को लिखते समय जैसे जो वाक्य लिखा है उसको हम एज इट इज लिख दें। जैसे महावीर स्वामी ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्मा। महावीर स्वामी ने क्या कहा है कि अहिंसा परमो धर्मा। तो दूसरा जो उद्धरण होता है, दूसरा जो उद्धरण, उसको हम क्या करते हैं कि ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे महावीर स्वामी ने कहा है ना कि अहिंसा परमो धर्मा, तो इसको हम डबल डबल अवतरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह को हम क्या कहते हैं? सामसिक चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह को हम सामसिक चिन्ह भी कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब देखेंगे कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले फर्स्ट, विपरीत शब्दों के बीच में। विपरीत शब्दों के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रात और दिन, रात और दिन, तो इसके बीच में हमने किसका यूज किया? योजक चिन्ह का। उसी प्रकार देखेंगे अमीर और गरीब, अमीर और गरीब, यहाँ पर भी हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया। क्लियर? इसके बाद देखेंगे नंबर 2, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच हम क्या करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कपड़ा लत्ता, कपड़ा कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता, और धन दौलत, धन दौलत। यहाँ पर हमने क्या किया है कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। क्लियर? इसके बाद आगे देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 है जब एक ही संज्ञा शब्द दो बार आए। जब एक ही संज्ञा शब्द दो बार आए तो वहां पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे हम राम राम राम, यहाँ पर क्या किया हमने? योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। उसी प्रकार घर घर, घर घर। आगे देखेंगे चौथा पॉइंट है जब दो शब्दों में एक सार्थक और एक निरर्थक शब्द हो। जब दो शब्द दिए गए हो वहां पर एक सार्थक शब्द हो और एक निरर्थक शब्द हो, वहां पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे रोटी बोटी, रोटी बोटी। आगे देखेंगे पानी बानी, पानी बानी। यहाँ पर आप देखेंगे रोटी एक सार्थक शब्द हो जाता है जबकि बोटी का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है? उसी प्रकार पानी क्या है? एक सार्थक शब्द है, और बानी क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसमें बताया कि सार्थक और निरर्थक शब्दों के जब बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जैसे रोटी बोटी और पानी बानी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आगे देखेंगे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखेंगे यह चिन्ह होता है पर योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होता है। अभी हमने पढ़ा है योजक चिन्ह को, योजक चिन्ह में थोड़ा डैश होता है जबकि निर्देश चिन्ह में थोड़ा लंबा डैश होता है। ठीक है? इसका प्रयोग किया जाता है निर्देश देने के लिए। क्या प्रयोग किया जाता है? निर्देश देने के लिए। जैसे आप संवाद लिख रहे हैं, संवाद कैसे लिखते हैं? जैसे संवाद लिखने के लिए जैसे राम तुम कहाँ रहते हो? राम तुम कहाँ रहते हो? यहाँ विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आइए देखते हैं। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण
जैसे वचन के वचन के दो भेद हैं। वचन के दो भेद हैं। दूसरा उदाहरण, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। हंस पद, इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। हंस पद को विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। अतः लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग कर उसे ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे मुझे आज जाना है, मुझे आज जाना है। उसके आगे देखें, मुझे आज अजमेर जाना है। यहाँ पर क्या है, त्रुटि या हंस पद का उपयोग करके हम लिख सकते हैं कि मुझे आज अजमेर जाना है। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। संक्षेपण चिन्ह, आगे क्या है, संक्षेपण चिन्ह। इसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। संक्षेपण चिन्ह को लाघव चिन्ह भी कहते हैं। किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु अक्षर के आगे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई बड़ा शब्द है, कोई बड़ा शब्द है, उसको संक्षिप्त रूप यानी कि छोटा रूप देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सा रा सा। उसी प्रकार मोहनदास करमचंद गांधी, इसको लिख सकते हैं मो का गांधी। या इंग्लिश में हम जैसे लिखते हैं मोहनदास करमचंद गांधी को क्या लिखते हैं, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इसका देखेंगे डॉक्टर राजेश, डॉक्टर राजेश को कैसे लिख सकते हैं, डॉक्टर राजेश। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। लोप चिन्ह, आगे है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखिए वाक्य में कुछ अंश छोड़कर लिखना या उस छूटे हुए अंश के स्थान पर डैश डैश लगा देना। आपने देखा होगा कि बहुत सारी आप कहानियां पढ़ते होंगे तो वहां पर आपको ये मिलेगा। जैसे तुम्हारा सब काम करूंगा डैश, बोलो बड़ी माँ डैश, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर क्या है कि जो लोप चिन्ह है बेसिकली यहाँ पर कुछ आना चाहिए, कुछ वर्ड्स आना चाहिए, लेकिन क्या है इसको हम छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसी का प्रयोग लोप चिन्ह के रूप में किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर है होमवर्क। होमवर्क में आपको बताना है कि श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है। आपने यदि क्लास को देखा है तो आप बता सकते हैं कि कितनी होती है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। यदि आपका कोई डाउट है क्लास से संबंधित या विषय से संबंधित तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सजेशन भी है तो आप बता सकते हैं। चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।